Hello guys, welcome to my channel Humanities and Environment. So as you know that for the last few days I have been talking to you about NTSC. So today there was NTSC stage 1 paper which held in Rajasthan. So उसके बारे में मैं आज से आपसे बात करूंगा, स्पेशली फोकसिंग ऑन सोशल साइंस. सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये सैट का पेपर है और इसमें सैट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के करीब 100 क्वेश्चंस होते हैं. और फिलहाल तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा. 61 से लेकर और 100 तक जो सीरीज है उसमें सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं और इसकी शुरुआत यहां से होती है. तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है 61, विच पीरियड इज नोन एज अरब स्प्रिंग. ये जो क्वेश्चन पेपर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे आंसर्स सही नहीं है क्योंकि ये किसी बच्चे से लिया हुआ पेपर है. अब इनका करेक्ट आंसर्स क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा. पहला जो क्वेश्चन है जैसे कि विच पीरियड इज नोन एज अरब स्प्रिंग, इसका आंसर करेक्ट है 2010 to 2013. अब ये अरब स्प्रिंग क्या चीज थी, ये जो नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट में कुछ जो मतलब सिविल वॉर और कुछ वॉर लाइक सिचुएशन थी जिसमें कि जो लोग रेवोल्यूशनरी हो गए थे, और वो जो टाइम पीरियड था वो 2010 से लेकर 2013 का था. तो इसका जो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो इसमें अगर आप देखो तो पहला पॉइंट है कोरिया वॉर, दूसरा है स्वेज क्राइसिस, फिर कॉन्गो क्राइसिस, सोमालिया क्राइसिस. तो इसके अगर हम डिटेल में जाएं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले तो इसका आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर 2. इसका मतलब ये है कि कोरिया वॉर जो है 1950 से 53 के बीच में हुआ था. उसके बाद में स्वेज क्राइसिस जो था ये 1956 के आसपास था. कॉन्गो क्राइसिस उसके बाद में हुआ 1960 के आसपास, और सोमालिया क्राइसिस जो है 2018 के आसपास है. तो इस हिसाब से अगर हम सीक्वेंसिंग देखें तो 1 2 3 4 जो है ये सही जाता है इसके हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सो ये जो आंसर है इसमें फोर्थ आंसर बच्चे ने टिक किया हुआ जो कि गलत है. इसका आंसर होगा थर्ड. अब इसमें जो है इसमें ये जो रामचरण जी जो है वो अलवर से नहीं थे. तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, राइट. और दादू दयाल वॉज फ्रॉम अहमदाबाद, जसनाथ जी बीकानेर के थे, जम्भो जी जो है नागौर के थे, पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 64, इसमें which one of following was not included among the Axis nations during the First World War. तो इसमें जो बच्चे ने आंसर जो टिक मार्क किया हुआ है इटली, ये सही है क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये 2 वॉर्स हुए थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर्स जो थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की. ये ग्रुप था जिसमें इटली शामिल नहीं था. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो था इटली, जापान और जर्मनी का ग्रुप था. तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. तो इस हिसाब से ये आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ, हु वाज द राइटर ऑफ आनंद मठ. तो ये आंसर सही है, बंकिम चंद्र चैटर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Which one of the following is not correctly matched with reference to the revolution of 1857? अब 1857 में
इसमें इस बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो गलत है। इसका आंसर होगा मुगल स्वामी, जो कि मतलब नॉट करेक्टली मैच। दैट मीन्स मुगल स्वामी पूना, ये पूना से नहीं थे, ये कोयम्बटूर से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। 1857 का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था हमारे इंडिया में, वो इनके ये जो अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग एरियाज को संभाला था। जैसे भीमराव जी ने कर्नाटका में उन्होंने उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। सुल्तान बख्श जो कि मद्रास रीजन में, जो आज का तमिलनाडु रीजन है, वहां पर ये बहुत पॉपुलर थे। विजय कुदरत ये केरला वाले रीजन में ज्यादा डोमिनेंट थे। और लेकिन मुगल बाल जो स्वामी, जो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है पूना, ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब आंसर 3 होगा इसमें। नेक्स्ट है धापी दादी का संबंध सीकर किसान आंदोलन के किस गांव से है? सो रिलेटेड टू which of the village of सीकर पीसेंट मूवमेंट। अब इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर है 1। इसमें जो बच्चे ने आंसर लिखा हुआ 3, ये गलत है। आंसर इज कूदन विलेज से उनका रिलेशन था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which newspaper compared the Neemuchana massacre to the Jallianwala Bagh massacre? So Neemuchana is a small village. Now it is no more a small village, but earlier it was a small village near Alwar. So ये आंसर जो है वो सही है, रियासत। तो रियासत न्यूज़पेपर में जो है इस तरह की खबर छपी थी जब नीमूचाना में कुछ लोगों को जो है गोलियों से मार दिया गया था, और उसकी तुलना जो है, उसका कंपैरिजन जलियांवाला बाग मैसेकर से किया था। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, जो अमृतसर में हुआ था, उससे है। तो आंसर इज करेक्ट, रियासत न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इन्वेंटेड। अब इसमें 4 इसमें ऑप्शंस हैं, तो बच्चे का जो आंसर है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि सबसे पहले फ्लाइंग शटल लूम उसका इन्वेंशन हुआ था समवेयर 1733। देन उसके बाद में हुआ था, उसके बाद में स्पिनिंग जेनी हुआ था 1764, उसके बाद में वाटर फ्रेम 1768 में, और फिर पावर लूम का इन्वेंशन हुआ था 1787 में। तो आंसर शुड बी फ्लाइंग शटल लूम व्हिच वाज फर्स्ट इन्वेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। which one of the following places did not सवाई जयसिंह built the observatory? So सवाई जयसिंह सेकेंड जो थे, वो जिन्होंने की जयपुर की स्थापना की थी इन 17th सेंचुरी, तो उन्होंने जो है 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। 5 ऑब्जर्वेटरीज जो कि 18th सेंचुरी में बनवाई थी। और ये 5 ऑब्जर्वेटरीज कहाँ थी? ये बनारस में थी, मथुरा में थी, उज्जैन में थी, और इसके अलावा दिल्ली के पास में शाहजहानाबाद में थी, प्लस जयपुर में थी। तो 5 ऑब्जर्वेटरीज उन्होंने बनाई थी। तो डिड नॉट, जहां पर की ऑब्जर्वेटरी नहीं बनी थी वो था आगरा। तो आंसर भी सही है, तो इसका आंसर फर्स्ट है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which of the following rulers tomb is situated in the middle of the lake? तो इसमें जो आंसर है, इसमें जो टिक मार्क किया हुआ है शेर शाह, ये आंसर सही है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको जो टॉम्ब नजर आएगा वो लेक के बीचों बीच नजर आएगा। शेरशाह सूरी, जो कि मुगल एम्पायर से पहले शेरशाह सूरी का एम्पायर था इंडिया में, बहुत ही पॉपुलर रूलर थे, और उसके बाद में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी। तो आंसर 2 इज करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 से ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, राजसमंद जिले में कौन सी झील स्थित है? विच लेक इज लोकेटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट? अब यहां पर जो आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आंसर गलत है, ताल छापर लेक एक्चुअली
चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान में देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स, तो ताल छापर लेक इज देयर इन चूरू डिस्ट्रिक्ट। नौचौकी जो डिस्ट्रिक्ट है ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक्चुअली इसका आंसर 2 होगा ना कि 1। टोडी सागर लेक कहां पर है, ये है टोंक में, और नवलेखा लेक जो है ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर जो कि एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की एक गलती मुझे पकड़ में आई है, जो बार्ली जो है उसको हिंदी में हम जौ बोलते हैं, बाजरा नहीं बोलते हैं। सो बाजरा को भी इंग्लिश में बाजरा ही बोलते हैं, हालांकि बाजरा और बार्ले बोथ आर फूड क्रॉप। सो आंसर तो सही है, लेकिन यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि बाजरा और बार्ले, बार्ले को हिंदी में जौ बोलते हैं, हालांकि बाजरा जो है वो खरीफ सीजन क्रॉप है और बार्ले जो है ये रबी सीजन क्रॉप है। बट आंसर इज करेक्ट 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 में हम जाते हैं, तो ये मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मिनरल्स दिए हुए राजस्थान में, और उनके कहां कहां पर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, तो उसको करेक्टली मैच करना था इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखें ए पार्ट, कॉपर, कॉपर जो है ये खोदरीबा जो कि अलवर में है वहां मिलता है। लेड एंड जिंक, इसको सीसा और जस्ता भी बोलते हैं हिंदी में, और ये मिलता है लेड एंड जिंक इज प्रेजेंट इन जावर। जावर जो है ये जगह है उदयपुर में, वहां पाया जाता है। टंगस्टन जो है ये डेगाना में, और फिर है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है घोटारू। डेगाना नागौर में है और घोटारू जो है जैसलमेर में। तो इस हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है 4, जो इस बच्चे ने किया है वो सही आंसर है, यानी कॉपर खोदरीबा, लेड जिंक जावर, टंगस्टन डेगाना, सी का सेकंड और नेचुरल गैस का 3rd। तो 4th पॉइंट इज करेक्ट। Then which district in Rajasthan is called as cement city? तो आंसर सही है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं सीमेंट के कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, इसलिए इसको सीमेंट सिटी भी बोला जाता है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the highest literacy rate district of राजस्थान? तो अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, हाईएस्ट तो अगर हम ओवरऑल बोले तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, उसके बाद में कोटा आता है और कोटा के बाद में जयपुर। तो झुंझुनू के अंदर करीब 87.88% लिटरेसी रेट है एज पर 2011 डेटा। कोटा के अंदर है 87.65% और जयपुर के अंदर है 87.27%। लेकिन अगर क्वेश्चन टेक्निकली देखें तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस हाईएस्ट लिटरेसी रेट है कोटा में, जो कि झुंझुनू के बाद में आता है। तो आंसर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 में अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटेलिक मिनरल? फेरस जो है कोबाल्ट और निकल, ये दोनों के दोनों फेरस मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। ये जो गोल्ड है ये गलत है इसका आंसर। सो गोल्ड जो है वो प्रेशियस मिनरल्स में इसको हम लेते हैं, तो आइडियली इसका आंसर 2nd है, कोबाल्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the major source of rain water storage in the शेखावटी region? शेखावटी रीजन जो है राजस्थान का, जहां पर कि सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के शेखावटी रीजन बोलते हैं। और इस रीजन में पानी की कमी है, बारिश बहुत कम होती है, और इसीलिए लोग जो है इमरजेंसी में जब रेनफॉल होती है तो उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि पूरे साल भर उनके काम आता है। नॉर्मली जो पानी जो होता है वो उसको रेन वाटर स्टोरेज या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से वो स्टोर करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो छत के अंदर जो पानी, छत के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है, उसको जो चैनल से जो नालियां होती है छत से जमीन की तरफ जाती हैं, और जमीन के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, एक टैंक बना लेते हैं।
और उस टैंक के अंदर पानी को स्टोर करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन कौन सा सही है, खड़ीन, टांका, नाड़ी या जौहर। जौहर जो है खुला पॉन्ड होता है जहां पर कि पानी को इकट्ठा किया जाता है सो दैट इरिगेशन वगैरह जो है फार्मर्स उसको इस तरह से यूज करते हैं। नाड़ी भी एक अलग चीज होती है जो कि ओपन वाटर सिस्टम का पार्ट है। खड़ीन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है टांका। नेक्स्ट है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। तो ये आंसर सही है। 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो कि 0 डिग्री इक्वेटर के पास में है, जहां से केरला की शुरुआत होती है, कन्याकुमारी की शुरुआत होती है। 237 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये ऑप्शन सही है, नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं इंडिया के सेंटर पार्ट में। बाकी रिवर्स जो है कावेरी, महानदी और गोदावरी, दे फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। सो बे ऑफ बंगाल जो है इंडिया के राइट हैंड साइड में है मैप में, और अरेबियन सी जो है वो लेफ्ट में है। तो नर्मदा रिवर जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। तो इस हिसाब से ये आंसर सही है। काल बैशाखी क्या है, व्हाट इज काल बैशाखी? तो yes, this is the dust storm in West Bengal region during summer season. तो ये ऑप्शन सही है। So ये डस्ट स्टॉर्म जो होते हैं ये मॉनसून के आसपास जो है, मॉनसून से जस्ट पहले वेस्ट बंगाल में इस तरह के डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन है। Who coined the slogan जो सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान? So अमृता देवी ने ये स्लोगन दिया था, बहुत समय पहले की बात है, जबकि दिस वाज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट चिपको मूवमेंट इन विच स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान। तो एक गांव के लोग थे, उन्होंने अपने आप को पेड़ों से चिपका लिया था, और वहां के जो आसपास के जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर किया था कि इन पेड़ों को काटना है। तो उन लोगों ने जो है उन पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपक गए थे, और जब राजा के ऑर्डर्स को फॉलो किया गया तो लोगों के साथ में पेड़ों को भी काट दिया गया था। सो इसीलिए अगर आप देखो, जो सर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, तो ये पेड़ों को बचाने के लिए ये मूवमेंट और ये स्लोगन जो है अमृता देवी ने पहली बार दिया था, और इनके नाम से अवार्ड्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो कि पॉलिटिकल साइंस से है। When was the unification of Rajasthan completed? So this option is correct. 1st of November 1956. जो राजस्थान में जितनी भी रियासतें थी उनको जो है राजस्थान के अंदर उनको जोड़ा गया, और इसके अंदर जो है ऑफ कोर्स इंडिया में भी यूनिफिकेशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था, तो राजस्थान में भी उनका रोल था इंपॉर्टेंट यहाँ पर, और इस हिसाब से ये आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द मॉडर्न 3-tier ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज लॉन्च्ड ऑन October 2nd, 1959। तो इसकी लॉन्चिंग सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी राजस्थान के, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड स्पिरिटेड? सो अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट किया गया था, और स्पिरिटेड था, तो मतलब कंप्लीट हो चुका था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर 1949। तो ये सही है। हालांकि इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 26 जनवरी 1950। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये आंसर है, इसका आंसर यही सही है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74th, जो in which schedule of Indian Constitution the functions of municipal councils were listed by 74th constitutional amendment? So इस बच्चे ने जो आंसर ये जो टिक मार्क किया वो गलत है, आंसर शुड बी 12th शेड्यूल। सो 12th शेड्यूल के अंदर जो है 74th अमेंडमेंट की बात होती है, जिसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए थे उनके फंक्शंस को लेकर उसका जिक्र होता है। तो आंसर जो है ये है सेकंड, that is 12th schedule. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2014 में दक्षेस यानी सार्क, so where did the 18th summit of SAARC
took place in November 2014. So SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation, जो कि एक जो इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बीच में ये समिट होती रहती है और ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से को लेकर ही है, जिसमें कि मैच करना है। मैच लिस्ट वन जो है वो देयर आर फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं उसको मैच करते हुए आपको इसको करना था। और जो इसमें आंसर है टिक मार्क वो सही है। राइट्स टू इक्वालिटी जो है ये ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 to 18 में आता है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आता है आर्टिकल्स 23 to 24। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर ये आता है आर्टिकल 29 to 30। एंड राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी ये आता है आर्टिकल 19 to 22। सो ये इस हिसाब से ऑप्शन 2 जो है वो सही है। आगे चलते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो 250 इज द मैक्सिमम नंबर, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। और इसके साथ में ही आपको पता होगा कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, दैट इज 545। तो यहां पर यह आंसर सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल्स कैन बी प्रपोज्ड इन लोकसभा ओनली। सो लोकसभा और राज्यसभा मनी बिल्स जो होते हैं जो कि एज पर आर्टिकल 109 उसमें इसका जिक्र है कि लोकसभा जो मनी बिल्स हैं दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो इस हिसाब से आंसर 1 इज करेक्ट। बच्चे ने कंफ्यूज कर रखा है यहाँ पर, सेकेंड और फोर्थ इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द राइट टू कास्टिंग वोट इफ देयर आर इक्वल वोट्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट ऑन अ क्वेश्चन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब कभी टाई हो जाता है कि वोट्स की टाई हो जाता है जब, तो उस केस में फेवर और अगेंस्ट में तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है या होती है उसके पास में राइट होता है कि वो अपना वोट वो कास्ट कर सकता है या कर सकती है। तो इस हिसाब से आंसर जो 3 है, ऑप्शन 3 है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी मैक्सिमम इन द स्टेट कैबिनेट अकॉर्डिंग टू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो इसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल व्हाट एज कैन द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड हिज पोस्ट। सो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। 65 इयर्स इज नॉट अ करेक्ट आंसर, आंसर इज 62 इयर्स। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि यस 65 इयर्स की बात चल रही है, प्रपोजल है, उसको अभी फाइनलाइज नहीं किया, वो प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट के पास में है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी के लिए जो जजेस हैं हाई कोर्ट के they can stay there till 62 years. So first option is correct in this question. Next set of questions है economics से। तो the nation having a mixed economy, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर सही है इंडिया। इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर हैं। इस तरह के जो इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन 60s में स्टार्ट हुआ था, 1960s में। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सही है, 1966 to 67, somewhere in the mid of the 60s it was started, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सारे के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में द मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट। तो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो मनी को डिपॉजिट किया जाता है जिसके बाद में इंटरेस्ट के साथ में पैसा मिलता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेविंग बैंक अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट गलत है, करंट अकाउंट भी गलत है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट।
नेक्स्ट है when the benefits of development reach the people of all the sections of the society, it is called as. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, एसिमिलेटेड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। एक नजर से देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही लगता है, हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पूरे कंट्री की डेवलपमेंट होती है जिसमें कि पर कैपिटा जो इनकम होती है एवरेज के हिसाब से वो बढ़ती है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ये सही होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी इज बेनिफिटेड इन ऑल द टर्म्स। इसीलिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करते हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, बट ऑल्सो द मेल फीमेल जो जेंडर जो इक्वालिटी है उसकी भी बात होती है। तो रियल सेंस में तो इसका आंसर जो है ये होना चाहिए फोर्थ, जिसमें कि हर एक जो पर्सन होता है सोसाइटी का वो बेनिफिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच इंक्रीजेस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, बट नेचुरल या निजीकरण। बिल्कुल सही है इसका आंसर ये सेकेंड। और जो लास्ट क्वेश्चन सोशल साइंस का जो इसमें है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इज कंपैरेटिवली मोर रेलेवेंट इन दीज कंट्रीज, सो इट इज मोर रेलेवेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या ये जो है अनडेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एक्चुअली जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, इनमें हम डिवाइड करते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है जहाँ पर कि रिलेटिव पॉवर्टी की का जिक्र होता है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस के मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और आने वाले टाइम में मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा। अभी मेरा जो है, you can always please do like, subscribe and comment on my channel, especially on this NTSE related videos. Thank you so much. I hope आपको जो मैंने आपसे डिस्कस की, जो बातें की हैं वो आपको समझ में आई होंगी, and thank you. Bye bye.